हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसेस में। आइए देखते हैं। बिहार टीचर वैकेंसी है, बहाली आया है टीचर के लिए। उसमें एक टॉपिक है इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बारे में हम देखेंगे पूरा अच्छे से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है बिहार के टीचर वैकेंसी के एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम के लिए। उसमें इसको हम 3 भाग में बांटेंगे। पहले राष्ट्रीय आंदोलन कहाँ से 1885 से लेकर 1947 तक है। इसको हम ऐसे शुरुआत देखेंगे, एक टाइमलाइन से देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होता है 1498 ईस्वी से। पुर्तगाली का आगमन होता है जब इंडिया में। उसके बाद बढ़ते जाएंगे इम्पोर्टेंट फेज में। कब इम्पोर्टेंट फेज आएगा? 1757 ईस्वी में, जब प्लासी की लड़ाई होगा, प्लासी की बैटल होगा। उसके बाद 1764 ईस्वी जाएंगे, वो बक्सर की युद्ध होगा। बक्सर के युद्ध के बाद यहाँ पर देखेंगे कि अंग्रेज़ों का भारत पर संपूर्ण कब्जा लगभग के बराबर हो जाता है। यहाँ से मुगल एम्पायर टोटली डिक्लाइन होने जाता है और कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है यहाँ के बाद। उसके बाद यहाँ के जस्ट आगे बढ़कर देखेंगे तो 1857 की क्रांति होती है। इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब पहला आज़ादी का क्रांति मतलब युद्ध कहा जा सकता है। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1875 के आसपास, 1875-76 में, जब ईस्ट इंडिया एसोसिएशन या एक और फॉर्मेशन होता है, यहाँ सबकी संगठन सबकी फॉर्मेशन होने लगता है। उसके बाद जब 1885 में INC का गठन होता है। 1885 से लेकर इसको हम 1885 से लेकर बांटेंगे इंडियन राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में। 1885 से लेकर 1905 तक, जब बंगाल विभाजन से पहले तक या बंगाल विभाजन तक, और बंगाल विभाजन के बाद से 1905 से लेकर 1920 तक, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक। और उसके बाद या 1930 तक देखिए, या 1930 तक ले लेंगे, और 1930 से लेकर सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट से लेकर 1947 तक, ये 3 खंडों में बांटेंगे हम। तो आप लोग हम मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर कराएंगे, पर इससे पहले राष्ट्रीय आंदोलन को देख लेते हैं। और इस बीच में देखेंगे कि बिहार में क्या क्या आंदोलन हुआ, बिहार के लोग इस राष्ट्रीय आंदोलन से कैसे जुड़े, क्या सब किए, किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए, किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन को सक्रिय बनाए, क्या क्या कारण था राष्ट्रीय आंदोलन को पनपने का। मॉडरेट जिसको आक्रमण वर्ग करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, क्रांतिकारी और उदारदायी लोग सब कैसे पनपा, क्या क्या हुआ, सारा कुछ देखेंगे। चलते रहेंगे तो 1905 में बंगाल विभाजन होता है। 1905 के बाद 1907 ईस्वी में सूरत में स्प्लिट हो जाता है कांग्रेस, 2 भागों में, मॉडरेट अलग हो जाता है, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो जाता है। उसके बारे में हम चलकर आगे देखेंगे। 1907 के बाद हो गया। उसके बाद 1916 ईस्वी में जब यहाँ पर विभाजन हुआ था, कांग्रेस में विभाजन हुआ था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हुए, तो फिर से 1916 ईस्वी में इसको मिला लिया जाता है। 1906 ईस्वी में जब मुस्लिम लीग की स्थापना होता है, उसके बाद इसने सेपरेट इलेक्टोरल के लिए डिमांड किया था। तो उसके बाद 1919 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आता है, उसमें सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया जाता है, मतलब मुस्लिम को अलग से वोट देने का राइट देता है। मुस्लिम को वोट दे सकता है, मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है। उसके बाद देखेंगे जब उसके बाद चल कर आता है, उस समय के बाद 1908 ईस्वी के आसपास क्या होता है, मुजफ्फरपुर में बम कांड होता है। इसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस क्या करते हैं, एक ब्रिटिश के
ये रहता है, वकील रहता है, जज रहता है किंग्सफोर्ड, उस पर बम मारते हैं। उसमें वो गाड़ी में वो नहीं बैठे रहते, उसकी वाइफ उसकी पत्नी बैठे रहते, दोनों मारा जाता है। उसके बाद प्रफुल्ल चाकी खुदकुशी कर लेते हैं और खुदीराम बोस की 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सज़ा हो जाता है। उसके बाद कामारगाटू इंसिडेंट होता है। उसके बाद 1915 ईस्वी में जब गांधी जी की एंट्री होती है, जब विदेश लौटते हैं, मतलब विदेश से भारत लौटते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले उसके मेंटर रहते, पॉलिटिकल गुरु रहते हैं, राजनीतिक गुरु। उसको बोलते हैं गांधी जी को कि तुम मुंह बंद करके और आँख खोल कर पूरा देश को 1 साल तक भ्रमण करो। गांधी जी उसके बाद 1916 के सेशन में लखनऊ सेशन में भाग लेते हैं। उसमें आर.सी. मजूमदार इसकी प्रेसिडेंट रहते हैं, कांग्रेस की प्रेसिडेंट रहते हैं। उसके बाद इस सेशन में भाग लेने के बाद मुस्लिम लीग को और इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक मंच पर लाने की कोशिश करती है और दोनों मिलकर एक मंच पर आते हैं। उसमें लखनऊ पैक्ट साइन भी होता है। लखनऊ पैक्ट के साइन उस साइन को मोहम्मद अली जिन्ना अपोज करते हैं। उसके बाद इसी 1916 के लीग में जो 1907 में जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे, उसको यहाँ पर मिला लिया जाता है। मिला लेने के बाद उसके बाद 1917 की बारी आता है। 1917 की ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन होता है। उसमें एनी बेसेंट पहली बार कोई महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है और कोई भी भारतीय महिला ने, यूरोपियन महिला एनी बेसेंट रहती है, भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू है। कोई भी महिला एनी बेसेंट बनती है, कोई भी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष एनी बेसेंट बनती है। उसके बाद 1917 में, उससे पहले 1916 में जब गांधी जी से राजकुमार शुक्ल मुलाकात करते हैं तो उसको चंपारण के किसान हैं उसके बारे में अपना दुख और व्यथा सुनाते हैं कि किस तरीक़ा से अंग्रेज उन सभी को लूटा जाता है। इंडिगो प्लांटेशन करवाता है, 3 खटिया सिस्टम करवाता है। 3 खटिया सिस्टम होता है कि 3/20 होता है। इसमें 1 बीघा ज़मीन में 3 कट्ठा तुमको इंडिगो प्लांट करना ज़रूरी है। किसी किसान के पास 1 बीघा ज़मीन रहता है, उसमें 3 कट्ठा इंडिगो उपजाना ज़रूरी है। उस पर अंग्रेज उसको बहुत मिनिमम वेज देता था, मिनिमम पैसा देता। उसके बाद उस इंडिगो को, मतलब नील की खेती को क्या करता था, आगे चलकर बहुत पैसा में बेचा जाता था। और क्या होता था कि जिस खेती पर नील की खेती होती थी, किसान का खेत बंजर हो जाता था। उसके बाद किसान क्या करता, अपना दूसरे खेत पर शिफ्ट करता था, वहाँ भी 3 कट्ठा। ऐसे करते करते किसान का पूरा खेत लगभग बंजर क्या हो जाता था। उसी में राजकुमार शुक्ल 1916 के सेशन में जब लखनऊ पैक्ट हुआ, उसमें राजकुमार शुक्ल को पता चला था कि एक बहुत बड़े महात्मा आए हैं जो सबका दुख का निवारण करते हैं। तो राजकुमार शुक्ल किससे मिलते हैं, तो गांधी जी के बारे में पता चला। गांधी जी से मुलाकात करते, गांधी जी को अपना आप बीती पता था कि चंपारण में ये होता है। तो गांधी जी क्या करते हैं, 1917 के सेशन, जो बंगाल में सेशन हुआ था, उसको अटेंड करके पटना आते हैं। पटना में कुछ लेन करके था, ब्रिटिश लेन या कुछ लेन करके, जो गांधी मैदान का नाम था। उसमें जोरदार भाषण देते हैं। जोरदार भाषण देने के बाद उस लेन को क्या नाम बाद में रख देता है, गांधी मैदान। उसमें यह गांधी मैदान क्या था कि पहले अंग्रेज उसमें पोलो खेला करता, हॉर्स राइडिंग करते थे। जब गांधी जी के आने के बाद भीड़ जब उमड़ा, तो उस गांधी मैदान में जाकर उस मैदान में जाकर भाषण दिए। भाषण देने के बाद उसका नाम बदल दिया गांधी मैदान। उसके बाद 10 मार्च को गांधी जी मुजफ्फरपुर जाते, मुजफ्फरपुर से चंपारण जाते। चंपारण में किसानों की दुर्दशा देखते हैं। उसके बाद वहाँ पर सत्याग्रह करते और पहला सफल सत्याग्रह था गांधी जी के।
उसके बाद यहाँ के सफल सत्याग्रह के बाद गांधी जी 1917 ईस्वी बहुत सफल सत्याग्रह रहा था। उसके बाद गांधी जी 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक करते हैं। जो अहमदाबाद के मिल वर्कर के लिए को बोनस नहीं दिया जाता, उसके लिए मिल स्ट्राइक होता है। और यहाँ पर पहला फास्ट पर जाते, पहली बार इंडिया में आने के बाद फास्ट पर जाते हैं। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह होता है वहाँ के खेड़ा के किसानों के लिए। उसके बाद 1919 में जब चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है, उसमें क्या होता है, गांधी जी जब रोलेक्ट एक्ट आता है, उसमें रोलेक्ट एक्ट में क्या होता है, किसी भी आदमी को बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील के, बिना ट्रायल के अंदर डाल देना है। इसलिए ये रोलेक्ट एक्ट लगाया गया था। उस समय बहुत सारा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, मतलब क्रांतिकारी मूवमेंट हो रहा था। इसमें क्या था कि क्रांतिकारियों को पकड़ना था, इसलिए ये एक्ट लेकर आए। गांधी जी इस पर क्या करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, रोलेक्ट सत्याग्रह। उसके बाद क्या होता है कि जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन थे, बहुत सारे लोग गैदर हुए थे अमृतसर के। सफ़ेदुन किचलू और डॉक्टर सफ़ेदुन किचलू और एक और था, उस दोनों आदमी के अरेस्ट हो जाने के बाद आदमी इसके विरोध में यहाँ पर बाग में एकत्रित होते हैं। तो माइकल जनरल डायर ने इस निहत्थे पर गोली चलाने के आदेश देता। उसमें जलियांवाला कांड हो जाता 13 अप्रैल 1919 को। उसके देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि वापस कर देते अंग्रेज को। इसको देखकर उसके बाद 1919-1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन होता है। खिलाफत आंदोलन के बाद गांधी जी को खिलाफत आंदोलन का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। गांधी जी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने की सोचते हैं। और उसी यूनाइट करने के बाद क्या करते हैं गांधी जी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी जोड़ कर लॉन्च कर देते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को देखने के बाद क्या होता है, चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हो जाता है। कब, 4 फरवरी 1922 को। उसके बाद क्या होता है कि 4 फरवरी को चौरा चौरी कांड हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, पुलिस वालों को एक थाने में रखकर जिंदा जला दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो किसान विरोध कर रहे होते, पुलिस वालों ने उस पर फायरिंग कर देता है। फायरिंग करने के बाद क्या होता है कि किसान ने पुलिस चौकी को घेर कर उसमें आग लगा देता है। उसमें 23 पुलिसकर्मी जिंदा जल जाता है। उसके बाद बरदौली में एक मीटिंग होता है कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होने के बाद बरदौली में, कब, 12 फरवरी 1922 को। उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लेने की प्रस्ताव रखता है और फाइनली 24 फरवरी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया जाता है। तो इसी तरह राष्ट्रीय आंदोलन का धीरे धीरे उदय होता है। बहुत सारा कंस्ट्रक्टिव वर्क होता है। तो ये सब इस टॉपिक में हम देखेंगे। 1947 से 1930 में क्या होता है, सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट होता है। 1935 में मतलब एक्ट आता है, 1935 का एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1940 ईस्वी में इंडिविजुअल सत्याग्रह होता, मतलब ये होता है, अगस्त ऑफर आता है। उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह होता है। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद क्या होता है, किप्स प्लान आता है, वेल्स प्लान आता है, बहुत सारा कुछ होते रहता है। धीरे धीरे 1947 में फाइनली आज़ाद हो जाता है हमारा इंडिया। तो ये सब देखेंगे इस राष्ट्रीय आंदोलन में। उसमें थोड़ा सा देखेंगे कि बिहार का क्या योगदान है इसके पीछे बिहार का योगदान भी देखेंगे। तो आप लोग क्या किए, बने रहिए और PDF को साथ में थोड़ा सा हम इस पर समझाते जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं PDF से। थोड़ा सा बने रहिएगा चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। और ये BPSC के टीचर वाला एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ तो 10 से 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो रहेगा। और BPSC के भी एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। और क्या करेंगे ना, इतना पहले राष्ट्रीय आंदोलन कवर करवाने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, इस पर हम क्वेश्चन करीब 400 से 500 क्वेश्चन करवा देंगे, जो आप लोगों को थोड़ा सा हौसला हो जाएगी। यहीं से क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन आता है, पक्का आता है। गांधी जी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में आने में। थोड़ा सा देखेंगे, 1 मिनट इरेज कर देते सारे।
आप लोग क्या करिएगा, नोट भी बना लीजिएगा अगर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे तो। यहाँ देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक है। उसमें 1885 में क्या होता है, नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है, धार्मिक तथा विचारधारा की एकता को चेतना तो प्राचीन तथा मध्ययुग भारत में थी, परंतु यह राजनीतिक आर्थिक चेतना और एकता थी जिसमें 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का जन्म लिया था। राष्ट्रवाद का उदय के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या क्या था। भारत में राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण, अंग्रेज द्वारा भारत पर आर्थिक शोषण। भारत जैसे आर्थिक शोषण इस प्रकार से किया था कि यहाँ पर जो श्रमिक वर्ग थे, हाथ से बुनकरों का वर्ग था, कपड़ा बनाते थे हाथ से, वो सब का व्यापार तोड़ कर रख दिया था अंग्रेज। इंडस्ट्री आ जाने के बाद अंग्रेज क्या करते, यहाँ से रॉ मटेरियल इंडिया से लेते थे, इंग्लैंड में ले जाकर उसको कपड़ा बनाकर बेचते थे, कपड़ा बनाकर इंडिया में ही लाकर बेचते थे सस्ता दामों पर। और क्या करता, इस अंग्रेज के इंग्लैंड द्वारा कपड़ा जो बनाया जाता था उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम लगता था, और जो इंडिया द्वारा जो कपड़ा या कुछ भी सामान बनाकर इंग्लैंड की ओर भेजा जाता था, इस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा था, 200 से 400% ज़्यादा था। तो इसलिए यहाँ पर इंडिया की इंडस्ट्री को तोड़ कर रख दिया था पूरा अंग्रेज़ों ने। इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा और पश्चात विचारधारा, मतलब वेस्टर्न विचारधारा, इसको कह देते हैं वेस्टर्न विचारधारा आ गया था। लोग विदेशों में जाकर पढ़ने लगे थे, वहाँ पर देखते थे कल्चर कैसा है, वहाँ पर आज भी मतलब राइट टू इक्वालिटी है, इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम है, सब कुछ वहाँ पर मतलब उत्पन्न हो चुका था। लोग आवाज़ उठाने लगते थे अपने सरकार के खिलाफ, और इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था। 19वीं सदी के पुनर्जागरण, 19वीं सदी में जो पुनर्जागरण रेनेसां आया था, ये भी बहुत बड़ी कारण था। यातायात एवं संचार माध्यमों का विकास हुआ था। यातायात मतलब आदमी एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने लगे थे। उसमें रेल का विस्तार होने लगा था। 1860 ईस्वी में ज़्यादातर विस्तार रेलवे का हुआ है। 1853 ईस्वी में रेलवे की निर्माण हुआ था। 1860 से बहुत तेज़ी से विस्तार होने लगता है। तो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे थे, यहाँ का बातें यहाँ तक पहुँचाने लगे थे, पूरा इन्फॉर्मेशन लोग देने लगे थे। संचार माध्यमों का हुआ था। प्रेस और समाचार पत्रों का बहुत भूमिका रहा था राष्ट्रवाद के उदय में। अंतर्राष्ट्रीय घटना आने लगी थी, जो उस समय फ्रांस की क्रांति हुआ था, रूस की क्रांति हुआ था। उसके बाद अमेरिका कैसे अंग्रेज़ों से छुटकारा पाया था, अमेरिका कैसे आज़ाद हुआ था, इस सब की घटनाएं पहुंचने लगी थी। अफ्रीका में गांधी जी क्या क्या कारनामाएं करके आए थे, ये सब की घटनाएं यहाँ इंडियन आदमी के पास पहुंचने लगे। तो उसको एक होप हो गया था कि ये सब करेंगे तो मेरा देश आज़ाद हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी कार्य, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था। प्रतिक्रियावादी का विदेशी दास्ता का प्रभाव, समकालीन साहित्य की भूमिका, उस समय जो साहित्य लेखन लिखा जाता था उसका भी बहुत बड़ा भूमिका था। और उस समय देखते राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय से पहले राजनीतिक संस्थाएं का उदय कैसे हुआ था। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, एगो ने को क्वेश्चन आएगा। पहला कि लैंड होल्डर सोसाइटी भारत का प्रथम राजनीतिक संस्था था, जो 1838 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापना हुआ था। इसका भारतीय नेता एवं गैर सरकारी अंग्रेजी भारतीय सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर और अंग्रेज सचिव विलियम काबरी थे। इसका उदय जमींदारों के हितों के आगे बढ़ाने के लिए होता। यह संस्था जमींदारी और जमींदारों के हितों के साथ साथ अन्य वर्गों के प्रतिनिधित्व करने का प्रयत्न करता था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 ईस्वी में लंदन में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसमें विलियम एडन और एवं अन्य अंग्रेजी अध्यक्ष लॉर्ड बर्मन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नीतियों का विरोध करना इसका काम था, उद्देश्य था। इस संस्था में ब्रिटिश इंडिया एडवोकेट नाम का अखबार निकाला था। तो किस संस्था ने ब्रिटिश इंडिया एडवोकेट नाम का अखबार निकाला था? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ने। कहाँ इसकी फॉर्मेशन हुआ था? लंदन में। किसने किया था? तो विलियम एडन ने। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का मुखपत्र जो हिंदू पैट्रियोटिक है 1851 में कलकत्ता में हुआ था। देवेंद्रनाथ टैगोर व अन्य मिलकर
अन्य मिलकर इसको किया था। अध्यक्ष राजा राधाकांत देव थे। ब्रिटिश भारत के सामान्य हितों को आगे बढ़ाने तथा यहाँ के लोगों की स्थिति में सुधार करना इसका उद्देश्य था। नील विद्रोह के लिए कमीशन नियुक्त करने की मांग 1860 में अकाल पीड़ितों के लिए धन एकत्र किया और 1860 में आयकर पर लगाने का विरोध किया था। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में जगन्नाथ शंकर ने किया था भारतीय हितों के सुरक्षा के लिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में हुआ था। किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने। और इसी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से दादाभाई नौरोजी लिबरल पार्टी से इलेक्शन जीते थे 1892 में। ब्रिटिश जनता एवं भारतीय सांसद को भारतीय विषयों में अवगत करवाना इसका काम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1886 में लंदन में हुआ था। किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने। 1859 में इसकी मुख्य शाखा बॉम्बे में स्थापित किया गया था। 6 नंबर है पूना सार्वजनिक सभा तथा इसका मुख्य पत्र क्वार्टरली जनरल जो त्रैमासिक था। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में पूना में हुआ था। गणेश वासुदेव जोशी इसके संस्थापक थे। इसका उद्देश्य था कि जनता को यह बताना कि सरकार की वास्तविक उद्देश्य क्या है और अपने अधिकार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अनेक आंदोलन में भाग लिया था। इंडिया एसोसिएशन इसके बारे में बोलते हैं। इंडिया एसोसिएशन जो 1876 में कलकत्ता में हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसका संस्थापक थे। अध्यक्ष मनमोहन घोष थे और सचिव आनंद मोहन बसु थे। देश की जनमत की एक शक्तिशाली संस्था का निर्माण करना, हिंदू एवं मुसलमानों के बीच मैत्री स्वभाव स्थापित करना और यह इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या था? सिविल सर्विस आंदोलन 1870 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध में आंदोलन कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। मद्रास महाजन सभा 1884 में मद्रास में अध्यक्ष पी रंगैया नायडू, सचिव बी राघवचारी एवं आनंद चार्लू। प्रशासनिक सुधार और भारतीय हितों के सुरक्षा का उद्देश्य था इसका। बॉम्बे प्रेसिडेंटी एसोसिएशन 1885 में बॉम्बे में काशीनाथ तरियंक बहरुद्दीन तैयब फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। भारतीय हितों की सुरक्षा हेतु इसका संगठन किया गया। अब आइए देखते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय में सहायक कारक क्या क्या थे। कांग्रेस के उदय में सहायक कारक थे लिट्टन की पॉलिसी। जो लिट्टन की पॉलिसी और लिट्टन के कारनामे। लिट्टन ने घोर प्रतिक्रियावादी नीति से भारत को 1857 के विरोध से भी भयंकर विद्रोह के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। इस संदर्भ में लिट्टन के प्रमुख कारनामे थे। पहला था दिल्ली दरबार। ब्रिटेन की डलहौजी सरकार ने डिज़रायली सरकार ने 1876 में रानी विक्टोरिया को हिंदुस्तान के कैसर हिंद घोषित किया गया। 1857 में बड़ी ढाट से दिल्ली दरबार लगाया गया, जबकि लोग दुर्भिक्ष और महामारी से उस समय पीड़ित थी। बहुत बड़ा यहाँ पर महामारी फैला था। उस समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर पाबंदी लगाया था। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसको कहते हैं। वर्नाकुलर लैंग्वेज वहाँ पर लोकल लैंग्वेज जो न्यूज़पेपर निकाला जाता था उस पर भी रोक लगा दिया था। 14 मार्च 1878 को लिट्टन ने देसी भाषाओं में समाचार पत्रों पर गला घोटने के लिए एक कानून पारित किया था और सारे देश में इसका जोरदार विरोध हुआ था। सिविल सर्विसेज में उम्र घटाना। 1877 में ब्रिटिश सरकार ने सिविल सर्विस में उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। इसमें भारतीयों के व्यापक आक्रोश पैदा हुआ और इंडियन एसोसिएशन ने इस विरोध में सिविल सर्विस आंदोलन चलाया था। इंडियन एसोसिएशन किसके द्वारा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, जो 1817 में सिविल सर्विस आंदोलन चालू किया था। उसके बाद आर्म्स एक्ट लेकर आया था 1879 में। इस एक्ट के जरिए लिट्टन सरकार ने भारतीय वासियों के अपने घर में साधारण हथियार रखने का अधिकार छीन लिया था। एल्बर्ट बिल आया था 1883 में। इसमें रिपन के कानून सलाहकार
पीसी इल्वर द्वारा सर्वोच्च विधान परिषद में यह विधेयक पेश किया कि विधेयक भारतीय जिला मजिस्ट्रेट या सेशन जजों को यूरोपीय अभिव्यक्ति के मामले में विचार का अधिकार दिया जाना चाहिए। यह गोरो के विद्रोह के कारण बना। इसके खिलाफ गोरो ने यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन बनाया। ऐसा इसके सामने ब्रिटिश की सरकार और रिपिन दोनों झुके और समझौते कर लिया। यहाँ पर इल्बर्ट बिल में ये था, मोटा मोटी देख लीजिए, कि जो यूरोपियन के मतलब जेल होता था या कोई सुनवाई होता था केस में, तो उसमें यूरोपियन ही देखता था और भारतीयों को भारतीय और यूरोपियन दोनों देख सकता था। तो इल्बर्ट बिल में लाया गया कि यूरोपियन को भारतीय भी देख सकता है। तो इस बिल का बहुत विरोध हुआ, क्योंकि यूरोपियन को भारतीय कैसे सजा देगा, क्यों सजा देगा, इसके नज़र में भारतीय बहुत बुरा था, सही पढ़े लिखे नहीं थे। इस विधेयक का सार पूर्वोत्तर बनाए रखा गया था, लेकिन यूरोपियों की सुविधा दी गई थी कि ये ज्यूरी की मांग कर सकते हैं, जिसके कारण हम कम से कम आधे सदस्य यूरोपियन हो गए। अब भारतीयों को समझ लिया था कि अंग्रेज़ के सामने अधिकार आसानी से नहीं पा सकता। इस बिल के इतना विरोध हुआ कि भारतीयों को समझ में आने लगा कि अंग्रेज़ को से अधिकार पा लेना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए लड़ना होगा और आंदोलन करना होगा, जिसके लिए शक्तिशाली गठन आवश्यक है। इस सब कारण भी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखते हैं। भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देश में सबसे एक बड़े आंदोलन के नेतृत्व में करने की ब्रिटिश सरकार के लिए सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ था। भारतीय सिविल सर्विस 1882 में सेवानिवृत्ति के बाद एओ होम ने भारतीय की राजनीतिक समस्याओं के निराकरण हेतु कांग्रेस की स्थापना की थी। 1884 में एओ होम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किया। 28 से 31 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था। इस प्रकार के कांग्रेस का जन्म हुआ। कांग्रेस की स्थापना की पहली सार्वजनिक घोषणा दिसंबर 1885 को होता है, जो 5 दिसंबर 1885 को होता है और मद्रास में प्रकाशित होने वाली द हिंदू नामक अखबार में की गई थी। कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे, वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, बॉम्बे के गवर्नर लॉर्ड रे थे। कांग्रेस की प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? भारत के सभी वर्गों के और समुदायों को संगठित कर एक राष्ट्र की भावना पैदा करना। दूसरा, राष्ट्रीय जीवन में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कृत्रिम उन्नति का प्रयत्न करना। और तीसरा पॉइंट है, भारत के प्रति अन्यायपूर्ण परिस्थितियों को समाप्त करके भारत एवं ब्रिटेन के संबंधों में मजबूत बनाना। चारवां, जनता की मांग का सूत्रीकरण करना एवं उनकी प्रस्तुतिकरण करना। यहाँ पर देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख अधिवेशन और उसकी उपलब्धियाँ देखते हैं। 1885 में उसकी बम्बई पर हुआ था। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी थे। कांग्रेस की स्थापना एओ होम द्वारा किया गया था। इस बैठक में 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। याद रखिएगा कितने प्रतिनिधि? 72 प्रतिनिधि। 1886 में कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने भाग लिया था। और याद रखिएगा कि कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन पर सेशन पर क्या कि ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट या सेशन देख लीजिएगा, हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। 1887 में मद्रास में बरहुद्दीन तैयब जो 11 प्रस्ताव स्वीकार किए थे, इस अधिवेशन के सब्जेक्ट कमेटी का गठन हुआ था। इसमें फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बरहुद्दीन तैयब बने थे। 1888 में इलाहाबाद के जॉर्जिलो
फर्स्ट यूरोपियन थे। यह पहला अवसर था किसी यूरोपियन में कांग्रेस की अध्यक्षता की और इस अधिवेशन में मुसलमान कांग्रेस के साथ दे रहे थे। फरमान सेज रजा हुसैन ने जारी किया था। इस अधिवेशन के विरोध में सर सैयद अहमद खान ने 1888 में ही यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किया था। 1898 में मद्रास में इसकी अधिवेशन होता। आनंद मोहन बोस इस अधिवेशन के हिस्सा थे। इसी अधिवेशन के दौरान कर्जन वायसराय बनकर भारत आए थे। 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता की थी। 1997 में सूरत में रास बिहारी घोष ने, यहीं से सूरत स्प्लिट कहा जाता है, कांग्रेस में विभाजन हो गया था। 1911 में कलकत्ता में, उसके बाद 1912 में होता है बांकीपुर पटना में। 1916 में लखनऊ में अंबिकाचरण एसी मजूमदार बोले थे, अंबिकाचरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में धर्मपति गरमपति कांग्रेस में एक हो गए थे। 1907 में यहाँ पर अलग हो गए थे। उसके बाद 9 साल बाद यहाँ पर एक हुए थे। 1917 में श्री मती एनी बेसेंट बनते, यह पहली महिला अध्यक्ष थे कांग्रेस में। 1922 में गया में हुआ था, इसका अध्यक्ष CR दास थे। इसी अधिवेशन के बाद 1923 में स्वराज पार्टी की गठन हुआ था और इस अधिवेशन के पश्चात 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में दिल्ली में बुलाया था। उसके बाद 1924 में बेलगाम में होता गांधी जी, इसमें फर्स्ट टाइम गांधी जी इसके अधिवेशन की अध्यक्षता करती। इस अधिवेशन में गांधी जी दास पैक्ट के अनुसार स्वराज पार्टी को यह अधिकार दिया गया था कि वह कांग्रेस के अधिवेशन के अंग के रूप में रहकर विधानमंडल में प्रवेश ले तथा सरकार की नीतियों के विरोध करे और गांधी जी केवल एकमात्र इसी अधिवेशन में के अध्यक्ष रहे थे।